हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल थ्रिफ्टी वेल्थ। जैसा कि आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम बहुत जल्द अपना फर्स्ट एपिसोड लेकर के आएंगे, तो आज का एपिसोड हम लेके आए हैं जिसका नाम है डैड वर्सेस डैड मॉन्स्टर। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हेड ऑफ द फैमिली एक फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या डिसीजन लेता है, और कई बार उसके डिसीजन गलत हो जाते हैं, उसकी वजह से उसकी फैमिली की खुशियां छीनने के लिए एक डैड मॉन्स्टर घर में प्रवेश कर जाता है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक हेड ऑफ द फैमिली को ये पता हो कि किस तरीके से फाइनेंस घर की फाइनेंशियल सिचुएशन को आगे बढ़ाना है, उठाना है, और उसके लिए हमें कैसे कैसे डिसीजन लेने हैं। एक फेमस कबीरदास जी का दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा तब ऋतु आए फल होए। कहने का मतलब यह है कि हर काम धीरे धीरे होता है, एक दिन के अंदर कोई अमीर नहीं बनता, एक दिन के अंदर पेड़ बड़ा होकर फल नहीं देता। उसी तरीके से जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन होती है वो भी एक दिन के अंदर नहीं बढ़ सकती। हर एक काम में वक्त लगता है, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होती हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमें एक वेल इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि आज की ये जो अर्थवादी दुनिया है इसके अंदर सारा काम पैसे से होता है, और अगर वो पैसा गलत जगह लग गया तो पूरा परिवार जो एक है वो अंधकार की तरफ मुड़ जाएगा, और उसको वापस पटरी पे आने के लिए क्या ना जाने कितने दिन लग जाएं। तो हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन से हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बचाने के लिए ये एपिसोड लेकर के आए हैं। होपफुली थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे, नॉट 100%, बट अप टू सम एक्सटेंट पीपल विल think like how to take decisions and what should be the criteria on that they can take their investment or spending decisions. So अगर एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन नहीं होगा तो क्या होता है, परिवार के अंदर डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, और डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आ जाती है। सो यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस जल्दबाजी से, इस डेट ट्रैप में, इस दैत्य रूपी कर्ज के जाल में फंसने से बचने के लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो रोल आता है वो आता है परिवार के मुखिया का, एक पिता का। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक देश का बजट चलता है। आपने सुना होगा कि जिम्बाब्वे की आज अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो चुकी है। वहां आप एक बैग भर के पैसा लेके जाओ, थोड़ा सा सामान लेके आते हो। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ के ट्रैजेक्टरी में सबसे ऊपर दौड़ रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है यहाँ का इन्फॉर्म डिसीजन। यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हर साल बजट पेश करती है ताकि हमें साल भर क्या करना है। उसी प्रकार एक पिता का दायित्व होता है, एक परिवार के मुखिया का दायित्व होता है कि वो परिवार के लिए ऐसी प्लानिंग करे, ऐसा बजट बनाए कि उसे पता रहे कि मेरी क्या इनकम है और क्या मेरे एक्सपेंसेस रहेंगे, और उसी तरीके से उसको इन्फॉर्म डिसीजन लेने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक जैसे कि एक बजट का क्या मतलब होता है, मैं आपको बजट की परिभाषा बताता हूं। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले बजट की आवश्यकता होती है। बजट के अंदर एक आने वाले एक भविष्य के बारे में हमें निर्धारित करना होता है, कि हमें पूर्वानुमान लगाना होता है कि क्या हमारे खर्चे होंगे और क्या हमारे आय होगी। तो जब तक हमें हमारी आय का ना पता हो ना, कि साल भर में हमारी कितनी आय होनी चाहिए, हमें आंख मूंद करके हमारे खर्चे नहीं करने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आप बिना निर्णय के, बिना सोच विचार के कुछ भी खर्चा करेंगे, वो आपको अंत में एक ऐसे मोड़ पे ले जाएगा जहां से मुड़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो आय, साल भर की आय का आपको सबसे पहले पता लगाना होता है कि मेरी सैलरी से आय आएगी, बिजनेस से आएगी, या मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं, या मैं एक इनडायरेक्ट एक पैसिव इनकम आएगी फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ आवर डिपॉजिट्स। उसी तरीके से हमें खर्चे का पता लगाना होता है, क्या हमारे आवश्यक खर्चे हैं, क्या हमारे एंटरटेनमेंट के खर्चे हैं। तो इन सभी का पता लगाने के बाद में ही एक पिता यह सुनिश्चित कर पाता है कि मेरे घर का भविष्य आज सही दिशा में है। वहीं पर ये क्या बजट बनाना एक पिता का दायित्व है? नहीं। बजट में पूरी फैमिली का डिसीजन लेने चाहिए। एक उसको पता होना चाहिए कि मेरी फैमिली को क्या जरूरत है। अगर वो खुद से बजट बनाएगा तो डेफिनेटली दैट वुड बी अ टोटल फेल्योर ऑफ दैट फैमिली। दो परिवार होते हैं, एक परिवार आगे बढ़ता है, एक परिवार रह जाता है, जबकि दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी होती है, सेम टाइम होता है। बट फर्क कहां होता है? फर्क होता है उनके डिसीजन लेने में, उनकी प्लानिंग में, उनके फ्यूचर में। सो हम जो आगे अभी बढ़ेंगे उसके बजट के बारे में बात करेंगे, कैसे बजट बनाना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। क्या हम भारतीय बजट बनाते हैं? इसका आंसर 98% फैमिलीज का होगा नो। हमारे पास कोई बजट नहीं होता। हम क्या कहते हैं? राम भरोसे, ऊपर वाला जो करेगा सब ठीक होगा।
हमारे पास कोई हमारे प्लानिंग नहीं होती खर्चों की, न इनकम की। और जब तक ये सब कुछ नहीं होगा, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम क्या करते हैं, एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब भी मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, या हमारे में से जो अधिकतर अधिकतर लोग हैं, वह मॉल में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, कहते हैं भैया ये एक मोबाइल दिखाना, वो उसको एक अच्छा सा मोबाइल दिखा देता है। फिर वो आप लोग कहते हो थोड़ा सा महंगा दिखता है, ये हमारे बजट से बाहर है। क्या आपको सच में पता आपका बजट क्या है? नहीं, आपको नहीं पता आपके बजट से बाहर है या नहीं है। आप सिर्फ आपने कभी डिसाइड ही नहीं किया कि मोबाइल में मुझे कितना खर्चा करना है। जस्ट कि उस टाइम आपके पास वो पैसा नहीं होता, आपको बजट से बाहर लगता है। बट अगर उसी समय आपके जेब में क्रेडिट कार्ड होता तो आप क्या करते? भैया दे दो, आप स्वैप कर देते। पर वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी आप ही को पे करनी है। अगर आप बजट आपका होता, आप एक इन्फॉर्म बायर होते, तो आज आप क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट नहीं कर रहे होते, और ना ही आप आज कर्जे के नीचे दबे होते। तो इसका कारण क्या है? देर इज नॉट नो स्मार्ट स्पेंडिंग, देर इज नो हैप्पी फैमिली। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि कैसे एक फैमिली ऋण के जंजाल में फंस जाती है, एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन ना होने की वजह से वह फंस जाती है। अब आप बोलोगे कि आपने ये तो बता दिया कि गलत स्पेंडिंग कर ली, फाइनेंशियल बजटिंग नहीं थी, उसकी वजह से हो गया। तो इससे हम बचे कैसे? ऐसे कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को इस कर्ज रूपी रावण, इस कर्ज रूपी दैत्य से अपने आप को खुद को बचा सकें? ठीक है, उसका मैं आपको बताता हूं कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बच सकते हैं। तो टू मेक ए गुड फैमिली बजट, हमें अपने खर्चों को और अपनी आयों का निर्धारण करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आधी जर्नी या आधा रास्ता उसी समय पूरा हो जाता है जब हमें हमारी वास्तविक आय पता चल जाए। व्हेन वी कम टू नो अबाउट आवर रियल इनकम। जब तक आपको अपनी रियल इनकम का पता नहीं होगा ना, आप कभी भी एक गुड बजटिंग नहीं कर सकते। तो आधा रास्ता तो हो गया हमारी अपनी आय का पता लगाना, और आधा रास्ता होता है हमें हमारे एक्सपेंसेस का पता होना। तो इन ब्रॉड कैटेगरी टू कैटेगराइज द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जो मैंने खर्चों को वह 4 भागों के अंदर बांट दिया है। पहला हमारा खर्चा आता है आवश्यक खर्चे या असेंशियल एक्सपेंसेस। सो असेंशियल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनके बिना हम जी नहीं सकते, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिकल, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन। ये वह खर्चे हैं जो आज की जिंदगी में हमें करने ही पड़ेंगे। दूसरा खर्चा हमारा आता है सेविंग्स। तो आज तो हम काम कर रहे हैं, पर एक ऐसा भी टाइम आएगा जब हमें हमारी सेविंग के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपना रिटायरमेंट प्लान करना होगा, इमरजेंसी फंड कुछ रखना होता है, और बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ फंड हमें बनाना पड़ता है। तो ये हमारा ब्रॉड सेकंड कैटेगरी आ गई सेविंग। थर्ड आती है हमारी फैमिली एक्टिविटीज या एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। वो बजटिंग बिल्कुल गलत होती है जो एंटरटेनमेंट को या फैमिली एक्टिविटीज को कंसीडर नहीं करती। जैसे कि बर्थडे पार्टी होती है, गेट टुगेदर होता है, या फिर कहीं पर कोई मैरिज इवेंट्स के अंदर आपको जाना होता है, तो वहाँ भी आपको पैसे की जरूरत होता है। तो हमारे बजट के अंदर एक पार्ट हमारा इसका भी होना चाहिए। तो लास्ट एक्सपेंसेस आता है, वो आता है ऋण का भुगतान या डेट रीपेमेंट। क्योंकि आप कर्ज ले लेते हो और अपने बजट के अंदर उस कर्ज की पेमेंट का एक प्रोविजन नहीं बनाते, तो वो सबसे गलत होता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप एक कर्ज का रीपेमेंट करने के लिए भी आप अपने बजट के अंदर एलोकेशन करें। बेशक से एक छोटा सा कर्ज हो या बड़ा कर्ज हो, पर आपको अपनी बजटिंग के अंदर वो रखना होगा। अब आप लोग कहोगे कि ठीक है, ये सब हमें पता है कि ये असेंशियल एक्सपेंसेस हैं, फैमिली एक्टिविटीज हैं, या फिर सेविंग प्लान्स हैं, या फिर कर्ज का हमें भुगतान करना है, पर टेक्निक क्या है, कैसे हम अपने आप को मतलब एक कहते हैं ना कि अपने आप को एक शील्ड प्रोवाइड करें, सो डैट कि हम कभी भी बैड डेट ट्रैप ना हो, या फिर हम कभी कर्जे के अंदर ना फंसे। तो हाँ, उसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है। सबसे पहले हम आ जाते हैं असेंशियल एक्सपेंसेस के ऊपर। सो फ्रेंड्स, कभी भी आप अपने असेंशियल एक्सपेंसेस डिसाइड करो ना, तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये एक्सपेंसेस आपकी टोटल आय का 50 से 60% होना चाहिए। अब आप बोलोगे 50 से 60%, ये तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, यह ज़्यादा नहीं है। आप अपनी लाइफस्टाइल को, अपने दैनिक खर्चों को बरकरार रखने के लिए इतना बजट आपको बनाना ही पड़ेगा। उसका कारण ये है कि अगर असेंशियल एक्सपेंसेस में कमी आती है ना, तो फिर हम ऋण लेने के लिए भागते हैं, और जब हम ऋण लेने के लिए भागते हैं ना, तो दोबारा से हम कर्ज के अंदर फंस जाते हैं। और वो एक दैत्य रूपी जो एक दानव है, जो एक ऋण रूपी दानव आपकी जिंदगी में आ जाएगा, अगर आपने असेंशियल एक्सपेंसेस को 50 से 60% नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बच्चों की एजुकेशन करवानी ही है, फीस आपको भरनी है, खाने के लिए आपको पैसा चाहिए, रहने के लिए पैसा चाहिए, आजकल घर के अंदर रहने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, चाहे आपने इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे आपका वाटर बिल हो,
या घर के अंदर जो जरूरी खर्चे होते हैं उसके लिए आपको पैसा चाहिए। दूसरी बात आती है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाए। तो आपको हमेशा 50 से 60% तो रखना ही होगा। अगर इसमें आप कटौती करोगे तो मैं लिख करके दे सकता हूँ कि आप 110% कर्जे के अंदर दब जाओगे। सेकंड आती है हमारी सेविंग। सेविंग कभी भी 5 to 10% से ज़्यादा कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर 5 से 10% से ज़्यादा अगर आप अपनी सेविंग करते हैं तो शर्तिया बात है कि आप फ्यूचर तो छोड़िए, आपका वर्तमान भी खराब हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर को बनाने के लिए कभी अपने वर्तमान को खराब मत करिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी लाइन है, जिसका प्रेजेंट अच्छा होता है उसका फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाता है। तो अगर आप फ्यूचर के चक्कर में जाओगे और अपने वर्तमान को खराब करोगे तो असेंशियल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए आप लोन लेते चले जाओगे। तो इसलिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि अपनी सेविंग हमेशा 5 से 10% रखिए अपनी आय की, अनटिल एंड अनलेस आपकी बहुत बड़ी आय ना हो। तीसरा आता है फैमिली एक्टिविटीज़। आपको बर्थडे पार्टी में जाना होता है, गिफ्ट्स लेके जाने होते हैं, शादियों में जाना होता है, या फिर घर के अंदर कोई अरेंजमेंट करना होता है, क्योंकि जो एक इंसान है वो एक सोशल एनिमल है और हम कभी भी आइसोलेशन के अंदर नहीं रह सकते। तो गेट टुगेदर, किसी से मिलने जाना, ये सब फ्री में नहीं हो सकता ना, हर चीज़ की कॉस्ट होती है। तो 5 to 10% बजट आपका इसका भी होना चाहिए। फिर आता है डेट रीपेमेंट। आप छोटे छोटे क्रेडिट कार्ड के अंदर खर्चे कर लेते हैं या एक्सपेंसेस कर लेते हैं, या कुछ भी ऐसा जो आपने कर्जा ले लिया है, तो उस, या फिर आपको बड़े से बड़ा कर्ज लोन लेना पड़े जैसे घर के लिए, या फिर कोई आपने गाड़ी लेनी है, तो हमेशा याद रखना कि आपने जो कर्ज लिया है ना, उसकी जो रीपेमेंट होगी वो कभी भी 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी इनकम की। आप चाह रहे हो कि हम बहुत बड़ा मकान ले लें, कोई फ़ायदा नहीं है। आप बड़ा मकान लोगे, अपनी पूरी आय आप EMI के अंदर, इंस्टॉलमेंट के अंदर ले जाएंगे, आपका फ्यूचर तो छोड़ो, आपका जो प्रेजेंट है ना वो भी नरक हो जाएगा। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, जो आप लोन लेते हो वो इतना ही लोन लें जिसमें आपकी टोटल इनकम की जो स्पेंडिंग हो वो 5 to 10% ही हो डेट रीपेमेंट के अंदर। इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो एक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना, स्मार्ट स्पेंडिंग हैप्पी लिविंग, वो फुलफिल होगी। अब कुछ एक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब बातें थ्योरेटिकल हो गई, पर ठीक है, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आई एम 100% श्योर कि सभी की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। योर फैमिली, योर डिसीजन, योर हैप्पीनेस। सो अपने हिसाब से आप लोग अपने आप को एडजस्ट तो करोगे ही, पर एक बात ध्यान रखना कि कभी भी आय का पता लगाए बिना खर्चा मत करना। एक मेरी टिप्स ये रह गई। दूसरी टिप्स ये है कि इनकम आने के बाद सबसे पहले आपको बिल्स की पेमेंट करनी है। अगर आप बिल्स की पेमेंट नहीं करोगे, इधर उधर खर्च कर दोगे, तो बिल के पेमेंट आपको दोबारा लोन लेने के लिए मजबूर कर देंगे। तीसरा, ये आपको मेरा रिक्वेस्ट है, कभी भी ऐसी जगह पैसा ना लगाएं जहां से पैसा वापस आने की गुंजाइश ही ना हो, या फिर जहां पर सब कुछ लाइक वो कहते हैं ना कि योर इन्वेस्ट इज सब्जेक्ट टू मार्केट वॉलेटिलिटी। तो ऐसी जगह पैसा ना लगाओ अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है तो। एंड मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बजट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसका रीज़न ये है कि मिडिल क्लास फैमिलीज को कहीं से भी सपोर्ट नहीं है। एक आपको बात बताता हूँ, पुअर्स आर बीइंग सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, रिच आर स्केलिंग देयर बिजनेसेस, बट व्हाट अबाउट मिडिल क्लास? दे आर जस्ट सफरिंग। एक CAGR की रिपोर्ट आई थी कि पिछले 10 सालों में जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनकी इनकम 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, उनकी रियल वर्थ जो बढ़ी है 0.4%। मतलब उनकी जो इनकम 10 सालों में बढ़ी है वो 0.4% की दर से बढ़ी है रियल इनकम। और वहीं पर अगर आप फूड प्राइजेस की बात करोगे तो वो 100% बढ़ चुके हैं। तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर बजट नहीं होगा तो वो आप 100% इन्फ्लेशन को अपनी 0.4% जो आपके 10 सालों में इनकम बढ़ी है वो कभी भी मैच नहीं कर पाओगे। व्हाट इज हैपनिंग विद द मिडिल क्लास फैमिलीज? देयर डेट आर जस्ट बलूनिंग। फटने को रखा है आपके डेट का गुब्बारा, और वहीं पर जो आप खर्चे करते हो वो डेट फंडेड होते हैं, आपके पास कोई रियल वर्थ नहीं होती। सो ऑब्जेक्टिव यही है फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने का कि एसेंशियल एक्सपेंसेस पे हमेशा फोकस करो। इन्वेस्टमेंट, सेविंग, डेट, इसका खर्चा बहुत कम रखो। ठीक है, ये बात की बातें हैं। तो हैप्पी स्पेंडिंग, हैप्पी लिविंग, टेक केयर योरसेल्फ, और हमेशा अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।